नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी आज कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लेने वाले हैं। सबसे पहले 1 मिनट में ये पूरी खबर। कोरोना वैक्सीन को लेकर हो रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद जाएंगे। इन तीनों ही स्थानों पर कोरोना की वैक्सीन तैयार की जा रही है। प्रधानमंत्री सुबह दिल्ली से अहमदाबाद जाएंगे, जहां वो चांगोदर में जायडस कैडिला प्लांट का दौरा करेंगे। दोपहर में प्रधानमंत्री मोदी पुणे रवाना होंगे। दोपहर के 12:30 बजे पुणे के हवाई अड्डे पर उतरेंगे। उनके स्वागत के लिए राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मौजूद होंगे। यहां से पीएम मोदी पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर से पुणे एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर हैदराबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। शाम को हैदराबाद में भारत बायोटेक के प्लांट का दौरा करेंगे। पिछले हफ्ते पीएम मोदी ने तैयारियों की समीक्षा के लिए वैक्सीन पर बने टास्क फोर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। तो देश में वो कौन सी वैक्सीन है जो रेस में इस वक्त सबसे आगे चल रही है, देखिए 1 मिनट में। देश में कोरोना की वैक्सीन का इंतजार बहुत बेसब्री से किया जा रहा है, लेकिन वो कौन सी वैक्सीन है जो लोगों तक सबसे पहले पहुंच सकती है? एक स्वदेशी वैक्सीन जिसे भारत बायोटेक हैदराबाद, आईसीएमआर दिल्ली और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे मिलकर तैयार कर रहे हैं। ये फिलहाल तीसरे चरण में है। इस वैक्सीन का देश में 25,000 लोगों पर 21 सेंटर्स में ट्रायल चल रहा है। अगर ये वैक्सीन तैयार होगी तो ये सबसे सस्ती हो सकती है। कोविशील्ड वैक्सीन जिसे सीरम इंस्टीट्यूट पुणे, ऑक्सफोर्ड ब्रिटेन और एस्ट्राजेनेका मिलकर तैयार कर रहे हैं, ये वैक्सीन भी फिलहाल तीसरे चरण में है। इसका ट्रायल भारत के 17 सेंटर्स पर हो रहा है। ये कंपनी जल्दी ही आपातकाल में इस्तेमाल किए जाने की मंजूरी ले सकती है। तीसरी वैक्सीन है जैकोव डी, जिसे जायडस कैडिला कंपनी बना रही है। इस वैक्सीन का दूसरा चरण हाल ही में खत्म हुआ है और तीसरा चरण दिसंबर में शुरू होगा। भारत में रूस की स्पुतनिक और अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी के साथ भी करार करने की तैयारी चल रही है। हालांकि फिलहाल वैक्सीन के वितरण को लेकर मुश्किलें आ रही हैं। और इस बीच भारत बायोटेक ने भोपाल में शुक्रवार को वॉलंटियर्स पर ट्रायल की प्रक्रिया शुरू कर दी। कोरोना की वैक्सीन तैयार कर रही फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत बायोटेक ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया। भोपाल के पीपुल्स मेडिकल कॉलेज ने ट्रायल से जुड़ी प्रक्रियाओं को हरी झंडी मिलने के बाद पूरा कर लिया था। शुक्रवार से ही वैक्सीन के लिए वॉलंटियर्स का आना भी शुरू हो गया था। जो वॉलंटियर्स आ रहे हैं उनकी पहले काउंसलिंग की जा रही है, फिर उनका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। अगर वॉलंटियर्स की रिपोर्ट्स सामान्य रहती है तो उन्हें ट्रायल का पहला डोज दिया जा रहा है। इस डोज को देने के बाद 28 दिन तक उन्हें मॉनिटर किया जाएगा और उसके बाद दूसरा डोज दिया जाएगा। दोनों डोज देने के 6 महीने तक उन्हें निगरानी में रखा जाएगा। इस मौके पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने उम्मीद जताई है कि ये परीक्षण सफल हो जाएं। साथ ही उन्होंने लोगों से वैक्सीन आने तक हर स्तर पर कोरोना से सावधानी बरतने को कहा है। और आइए अब देखते हैं कि देश भर में कोरोना का हाल क्या है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 93 लाख से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटे में देश में 43,082 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान 492 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 39,779 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। देश में अब तक 93,09,788 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 87,18,517 लोग अब तक इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले धीमे जरूर हुए हैं, मगर यहां कोरोना से होने वाली मौतों की गिनती लगातार 90 से ऊपर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,482 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना की वजह से दिल्ली में 98 लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना के मामलों में दोबारा से संक्रमितों की संख्या ठीक होने वाले मरीजों की गिनती से ज्यादा है। ऐसे में कोरोना वैक्सीन देश के लिए और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। कोरोना के प्रबंधन को लेकर देश की उच्च अदालत ने केंद्र और राज्यों से बेहतर कदम उठाने की अपील की।
देश में कोरोना के मामले 93 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। इन बढ़ते मामलों पर देश की सर्वोच्च अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सभी राज्यों से अपील की है कि वो राजनीति से ऊपर उठकर इस पर काम करें। शीर्ष अदालत ने कहा, देश में कोविड-19 प्रबंधन के लिए नीतियां, दिशा निर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया के प्रबंधन में कमी है। साथ ही अधिकारियों द्वारा इस मुद्दे से निपटने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सख्त कदम उठाने के लिए ये उचित समय है, अन्यथा केंद्र सरकार का प्रयास व्यर्थ जाएगा। इस मामले की सुनवाई कर रही 3 जजों की बेंच ने कोविड-19 रोगियों के समुचित इलाज की आवश्यकता और अस्पतालों में शवों की गर्मियों से निपटने के मुद्दे पर भी संज्ञान लिया। कठोर कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। राज्यों को राजनीति से ऊपर उठना होगा। सभी राज्यों को इस अवसर पर उठना होगा। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ में जस्टिस RS रेड्डी और MR शाह भी शामिल थे। शुक्रवार को दिल्ली की सीमा पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने जमकर हंगामा किया। वाटर कैनन से जूझने और सुरक्षा कर्मियों के साथ कई सारी झड़प होने के बाद शुक्रवार को किसानों ने टिकरी सीमा के रास्ते राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर लिया। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली कूच पर अड़े किसानों और पुलिस के बीच सिंघू बॉर्डर पर भीषण संघर्ष हुआ। एक समय पुलिस और किसान बातचीत के लिए आमने सामने आए, लेकिन किसानों ने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया और दिल्ली जाने की जिद पर अड़े रहे। इस बीच दिल्ली मेट्रो के परिचालन में किए गए बदलाव के कारण कई यात्रियों को परेशानी हुई। ये पता नहीं क्या बता रहे हैं, 50 रुपए देगा। ऑटो से आया हूँ। कोई आपका एग्जाम था या एग्जाम था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। तो हो गया है? हाँ। तो परेशानी सुबह मेट्रो नहीं मिली तो परेशानी आई सेंटर तक पहुंचने? सुबह मेट्रो मिल गई थी। मैं जहांगीरपुरी से आया था, नोएडा सेक्टर 62 तक मेट्रो मिल गई, लेकिन अब मेट्रो नहीं मिली मुझे। दिल्ली में शनिवार को भी हरियाणा और यूपी से किसानों के कूच करने की संभावना है। किसान आंदोलन के दिल्ली में हुए प्रदर्शन पर एक बार फिर कृषि मंत्री ने किसानों से आंदोलन न करने की अपील की। दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर किसानों से आंदोलन छोड़ने की अपील की है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान यूनियन के नेताओं को विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो ऐसे सर्दी के मौसम में कोविड के संकट में आंदोलन का रास्ता छोड़ें और वो दिल्ली आएंगे तो हम लोग जरूर उनसे चर्चा करेंगे और मुझे चर्चा करते हुए खुशी होगी। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर हमला बोला है। पीएम को याद रखना चाहिए था, जब जब अहंकार सच्चाई से टकराता है पराजित हो जाता है। सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे किसानों को दुनिया की कोई सरकार नहीं रोक सकती। मोदी सरकार को किसानों की मांग माननी ही होगी और काले कानून वापस लेने होंगे। ये तो बस शुरुआत है। शुक्रवार के हंगामे के बाद अब यूपी में से भी हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली में प्रशासन ने किसानों को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी है। देर शाम प्रशासन ने बुराड़ी के निरंकारी मैदान में किसानों को अपना प्रदर्शन करने की इजाजत दे दी। अब बॉर्डर पे हैं अभी, जैसे दिल्ली पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी है और दिल्ली पुलिस सपोर्ट भी कर रही है अब कि आप यहाँ पर आओ। गाड़ियाँ भी लगवाई जा रही हैं, मैदान भी पूरी तरह क्लीन करवा दिया गया है। तो बाकी डिसीजन तो जथेबंदियाँ उनकी जो 32 पंजाब की हैं या पूरे भारत की कितनी जथेबंदी है, या उनकी जो टीम है 7 मेंबरी कोर कमेटी है, फाइनल डिसीजन तो वही लेंगे। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के नेतृत्व में कई किसान अब मेरठ से दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। मेरठ टोल से आई इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब यूपी से भी बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। ये किसान सुबह 9 बजे दिल्ली की ओर अपना मार्च फिर से शुरू करेंगे। इस बीच दिल्ली में किसान आंदोलन का असर यूपी के कुछ शहरों में भी देखा गया। अलीगढ़ में कई किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया और फिर वहां बैठकर प्रदर्शन भी किया। कोरोना महामारी के चलते देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। एक बार फिर गिरावट देखी गई है।
देश की आर्थिक स्थिति पर कोरोना का काल लगातार जारी है। शुक्रवार को चालू वित्त वर्ष की जुलाई सितंबर तिमाही के आंकड़े जारी किए गए, जिसमें देश की अर्थव्यवस्था में 7.5% की गिरावट दर्ज की गई। एनएसओ द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 2020-21 की जुलाई सितंबर तिमाही में जीडीपी में -7.5% की गिरावट रही। अप्रैल जून में पहली तिमाही की जीडीपी -23.9% दर्ज की गई थी। पहली तिमाही के मुकाबले इस तिमाही के आंकड़े ज्यादा अच्छे समझे जा रहे हैं, मगर देश की अर्थव्यवस्था अभी भी मंदी की हालत में है। जीडीपी के आंकड़ों के जारी होते ही राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, पीएम मोदी की सरकार में भारत की अर्थव्यवस्था आधिकारिक तौर पर पहली बार मंदी की स्थिति में है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 करोड़ लोग अभी भी मनरेगा के तहत काम की तलाश कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था को तानाशाही द्वारा विकसित करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। पीएम को पहले इस मूल विचार को समझने की जरूरत है। कोरोना के कारण दुनिया भर के कई देशों में मंदी का दौर जारी है। जम्मू कश्मीर में आज डीडीसी चुनावों के लिए मतदान किया जाएगा, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से पहली बार कोई मतदान होने जा रहा है। आज घाटी में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल यानी डीडीसी के चुनाव के लिए वोटिंग होगी। इन चुनाव के पहले चरण के लिए 1475 उम्मीदवार मैदान में हैं। डीडीसी चुनाव के साथ 12,153 पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों के लिए भी उपचुनाव हो रहे हैं। इनमें से 11,814 पंचायतें कश्मीर घाटी में हैं, जबकि 339 पंचायतें जम्मू की हैं। जम्मू कश्मीर में होने वाले पहली बार डीडीसी चुनाव जो 8 चरणों में किए जा रहे हैं, उसमें पहले चरण का मतदान यहाँ कश्मीर में होगा, जिसके लिए सुरक्षा के बड़े प्रबंध किए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये गाड़ियाँ खड़ी है, ये वो गाड़ियाँ हैं जिनमें जो पोलिंग स्टाफ है या फिर सुरक्षा कर्मी है, उनको देर रात जो है पोलिंग स्टेशन पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 280 डीडीसी मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट होंगे इन चुनावों में, और ये चुनाव 28 नवंबर से 19 दिसंबर तक चलेंगे। डीडीसी चुनावों से ठीक पहले महबूबा मुफ्ती के ट्वीट ने एक नया विवाद शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर में आज डीडीसी चुनाव के लिए मतदान से ठीक पहले महबूबा मुफ्ती के ट्वीट ने नया विवाद शुरू कर दिया है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर लिखा कि उन्हें हिरासत में लिया गया है। मुझे अवैध रूप से फिर से हिरासत में लिया गया है। पिछले 2 दिनों से जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पार्टी नेता वाहिद पारा के परिवार से मिलने के लिए पुलवामा जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है, जबकि बीजेपी के मंत्रियों और उनके कठपुतलियों को कश्मीर के हर कोने में घूमने की अनुमति है। लेकिन सुरक्षा केवल मेरे मामले में एक समस्या है। साथ ही पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में यह आरोप भी लगाया कि उनकी बेटी को भी हिरासत में लिया गया है, मगर जम्मू कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है, बस सुरक्षा के लिहाज से उन्हें पुलवामा जाने की इजाजत नहीं दी गई है। बिहार विधानसभा में शुक्रवार को सीएम नीतीश और नेता प्रतिपक्ष के बीच में जमकर वाद विवाद हुआ। बिहार विधानसभा में शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निजी हमला किया। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि वो 1991 में हुई एक हत्या के मामले में शामिल है। इसके अलावा तेजस्वी ने सृजन घोटाले से भी नीतीश कुमार का नाम जोड़ा। तेजस्वी यादव का आरोप लगाना था कि नीतीश कुमार भड़क गए और उन्होंने सदन में बोलते हुए तेजस्वी को फटकार लगाई। महोदय एक बात तो बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। नेता प्रतिपक्ष बकवास ही बोल रहा है। बैठ जाइए नेता प्रतिपक्ष, बैठ जाइए। ऐसी बात है तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है। मैंने छोड़ दिया था। जेडीयू और बीजेपी सदस्यों ने तेजस्वी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष से संयमित भाषा का इस्तेमाल करने की अपील की। साथ ही सदन की कार्यवाही से अमर्यादित टिप्पणी को हटाने का भी निर्देश दिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.